दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की हमारी ज्योग्राफी की है 15वीं क्लास है। अभी तक हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस कर लिया था और नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो माउंटेन रीजन उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने पहले पार्ट में इसको डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, जो उत्तर भारत का मैदान है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सारा चीज़ हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अभी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तटीय मैदान की। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहले पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी भाग, फिर तटीय मैदान, फिर पठारी रीजन के बारे में, फिर द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हम पूरे फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो इंडिया के मैप में हम लोगों ने पढ़े थे, जो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े जोश के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछने को आते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बदलना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। शेयर करने में अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि उनको भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है अच्छी चीज़ मिल सके, कंटेंट अच्छा मिल सके। ठीक है, तो मैं यही हमेशा कहता हूँ कि जो है कंटेंट को सबको शेयर करिए। जो है वीडियो को स्किप मत किया करिए, इस वीडियो को जो है पूरा देखा करिए। वीडियो पूरा देखने से ये होता है कि आपके जो दिमाग में सारी चीज़ें पिक्चर बन जाती है और आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, जिससे कभी भी कोई भी वीडियो आएगी नई तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि जब भी हम कभी कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम एक मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का जो हार्मोन्स है वो जनरेट हो जाए और हम लोग अच्छे से जो है आगे बढ़ पाएँ और अपने को जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में सारी पिक्चर बन जाए। अगर कभी हम रास्ते से भटक रहे हैं तो हम भटके नहीं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को मोटिवेट करने में, हमें आगे बढ़ने में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है कुछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमको दो प्रकार के लोग मिल जाते हैं रास्ते में हम चल रहे होते हैं, रास्ते में हमको दो प्रकार के लोग मिल जाते हैं। इन्हें बोलते हैं फायर फाइटर बोलते हैं, एक को बोलते हैं फायर फाइटर और एक को बोलते हैं फायर लाइटर। फायर फाइटर और फायर लाइटर। तो दोस्तों, फायर फाइटर फायर लाइटर आपको दो मिलेंगे, लेकिन फायर फाइटर बहुत ज़्यादा होंगे, फायर लाइटर बहुत कम। फायर लाइटर मतलब जो आपको ग्रोथ करें, आपके ग्रोथ माइंडसेट को बताएं कि आपका माइंड कैसे ग्रोथ करेगा, आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करें। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप यू कैन डू इट, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट यू हैव टू जस्ट कंटिन्यूस योर एम, डेडिकेट योर एम, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। लेकिन फायर फाइटर बहुत मिलेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है। अगर आपके पड़ोसी सबसे ज़्यादा फायर फाइटर होते हैं, बोलते हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो अरे बच्चा यूपीएससी तो नहीं हो पाएगा तुमसे, तुमसे कहाँ हो पाएगा। बहुत लोग करना चाहे थे, हमारे पड़ोस के हमारे भैया थे, भैया के लड़के गए थे, वो भी 2 साल की और आके यहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। कभी भी अगर कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा हो, बहुत बड़ी साजिश का मतलब स्ट्रेटजी बना रहा हो, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हो, हम क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई वाली साजिश करेंगे, पढ़ाई वाला दिमाग लगाएंगे, पढ़ाई के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम लोग अगर वो बात बता रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम बात करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ दूसरों को पता ना चले। कभी क्या होता है, जैसे जब हम लोग खुफिया कोई जांच होती है, खुफिया कोई ऑपरेशन होता है हमारी मिलिट्री द्वारा किया जाता है, तो वो लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं खुफिया तरीके की रहती है, जो किसी को बताया नहीं जाता है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इससे पता चलने पर उनका ही नुकसान हो जाता है, उनके जो ऑपरेशंस क्लियर नहीं हो पाते हैं, उनके लोग उन पर जो है दावा करने लगते हैं। इसीलिए वो खुफिया ऑपरेशन करते हैं, खुफिया तरीके से सारी इंटेल को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह हमको भी अपनी चीज़ें, स्ट्रेटजी को जो है खुफिया तरीके से बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरे को पता ना चले, हम लोग सफल हो जाएं। कहते हैं कि जब मेहनत करना चाहिए शांतिपूर्वक करना चाहिए, सफलता शोर मचाते हुए आएगी, चारों तरफ आपके डंके बजेंगे, आप दिखाई देंगे। ठीक है, एक बात आप कभी बात करिए, आप कोई गवर्नमेंट जॉब निकल गई, कितना चारों लोग जो आपको जानते नहीं होंगे वो भी आगे बोलेंगे फेलिस्टेट ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, आपका बहुत बड़ा अभिवादन भैया, जो आप जानते नहीं होंगे। फ़ोन आएंगे उनके, कॉल आएंगे, आप पिक करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। तो बिना किसी बात के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। मोटिवेशन थॉट, जितना बड़ा आपका सपना होगा, सपना ड्रीम, इट्स नॉट सपना कि आप रात में देखते हैं सुबह भूल जाएं उसको, नहीं। सपना ये ड्रीम की बात हो रही है, ठीक है ना। डोंट इट योर ड्रीम, बी ड्रीम, खुद ड्रीम बन जाओ, खुद सपना बन जाओ।
उतनी बड़ी तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका डाटा खत्म हो गया, वाह ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, जितनी बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें आएंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि सपना डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स पर, प्रॉब्लम डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पर। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उतनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी सक्सेस होगी आपकी, बात याद रखिएगा। बिना, अब मैं उसकी तो बात नहीं करूँगा कि कोई घर से ही नेपोटिज्म में आ गया, तो उसकी तो बात नहीं करूँगा कि उसे आसानी से मिले, लेकिन उसे मज़ा नहीं आएगा। आप एक सिंपल तैयारी करके जाते हैं, आप सिंपल घर से, आप बिना किसी सोर्स के, आज का सोर्स भी लगता है, तो बिना सोर्स के आप जाते हैं, एक दूसरा बंदा जिसका सोर्स लग गया और तुरंत गवर्नमेंट जॉब में वो पहुँच गया मान लीजिए। बट दैट पोजीशन में क्या होगा कि आप बहुत अच्छा अपने को फील करेंगे, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा, आप अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बट ये बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक प्रकार का बनाया हुआ बंदा है ना, इसको भेजा गया है इस लड़के को, इसको ज़्यादा पता नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग पढ़ाई के दौरान काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो हम अपने जॉब करियर पर, जो हमने आने वाले भविष्य पे उनको अप्लाई करते हैं। हमको पता होता है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होगा, उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसने जो है वो तो पढ़ा ही नहीं ना, हमने पढ़ा है तो हमें पता होता है। हम इसको हर जगह अप्लाई कर देंगे, हमें पता होगा कि इसका मतलब क्या है, कहाँ पे इसका यूज होगा, कोई पूछेगा, कोई बताएगा, कहीं पर लगना होगा तो लगा देंगे, क्योंकि हमको पता होता है। अब उसे पता नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पे उसको नहीं अच्छा लगेगा, वहाँ पे वो तो वही देखा जाएगा ना जो हैं आप, भले आप जिस पोजीशन से हैं, जहाँ पे भी हैं, लेकिन वो बात इंपॉर्टेंट होती है। तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मेरा जो मोटिवेशन करने का तरीका रहता है बच्चों, कि आप मेहनत पे लग जाइए, बस आप ये मत सोचिए कि नहीं हमें ये करना है वो करना है, मेहनत पर लग जाइए। तो लास्ट में ये बच्चों की, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमको जो है एक मोटिवेशन मिलता है। हर आदमी को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप हमको प्यार देते हैं, हमको लगता है कि हम जो अच्छा पढ़ के पढ़ाते हैं बच्चों को, वो उनको अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बातें होती रहेंगी इसकी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपकी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास जो है बड़ी होने वाली है, समय का अभाव रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने भी एक करियर स्टार्ट किया था एक छोटे से जगह से, और पढ़ते 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 कई सारा एक्सपीरियंस कई सारा लिया, मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंस, कहते हैं अपनी नॉलेज को जितना शेयर करोगे उतना ही निखरोगे आप। तो मैंने कहा चलो अच्छा है प्लेटफॉर्म है, मैंने किया, क्योंकि नॉलेज पता चलना चाहिए बच्चों को, जो हमारे पास ज्ञान है दूसरों तक पहुँचे, अच्छा लगता है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि ना आप भी करिए, बाकी तो मैं तो अपना दे ही रहा हूँ बेस्ट, बाकी आप अपना दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। तो क्लास में सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले थे तटीय मैदान की, भारत के तटीय मैदानों के बारे में डिस्कस करेंगे। तटीय मैदानों के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तटीय मैदानों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा लेखनी में अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको बता दीजिएगा मुझे, मैं अपने आप से प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने का। तो तटीय मैदानों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तटीय मैदान। ठीक है, तो तटीय मैदानों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करने से पहले हम लोग एक मैप बना लेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा हमारा, इंट्रो पार्ट रहेगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रो के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग तटीय मैदान की जो उत्पत्ति कैसे हुई, फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि तटीय मैदान का विभाजन क्या है, डिवीज़न क्या है, डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिटी क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग कंक्लूजन में आ जाएंगे, ऐसा हमारा रहेगा एक कंक्लूजन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन तो हम बता देंगे, जब इसका विभाजन होगा, डिवीज़न होगा, तो कैसे होगा कि पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो मैदान आपने सुना होगा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन और ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है ना, जब पर्वतीय पश्चिम तटीय मैदान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे क्या जानेंगे, हम लोग वहाँ पे जानेंगे कोंकण का तटीय मैदान, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोंकण का तटीय मैदान। ठीक है, कोंकण का तटीय मैदान। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कन्नड़ का तटीय मैदान, सारा मैप में मैं बताऊँगा अभी, कन्नड़ का तटीय मैदान। ठीक है, कन्नड़ का तटीय मैदान, और आगे आके हम लोग डिस्कस करेंगे मालाबार का तटीय मैदान, किसके बारे में, मालाबार, मैं सारा इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, मालाबार का तटीय मैदान। ठीक है, ये हम लोग इतना डिस्कस करेंगे ऐसे करके।
अब इसके बाद अगर मैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में डिस्कस करूँगा, पूर्वी तटीय मैदान, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान में डिस्कस करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ये हो गया। तो पूर्वी तटीय मैदान में हम डिस्कस करेंगे उत्कल तटीय मैदान, डिस्कस करेंगे उत्कल तटीय मैदान, ठीक है, उत्कल तटीय मैदान। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे आंध्र तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान। और लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या? कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का जो है ऐसे करके हमारा पिक्चर रहेगा कि पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान हमने बांटा, कि कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। फिर हमने आगे डिस्कस क्या किया, हमने आगे डिस्कस किया कि उत्कल तटीय मैदान क्या होता है, आंध्र तटीय मैदान क्या होता है, कोरोमंडल तटीय मैदान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग 1 बाय 1 जो है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो जो हमने अभी जो है बात की है उसको हम लोग 1 बाय 1 जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इसको एक मैप के द्वारा इसको जो देखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग मैप के द्वारा इसको जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं बच्चों इसे सुधारने का प्रयास करता हूँ, कंटेंट अच्छा डालने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले मैप के बारे में जब लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैप बना लिए, ठीक है बच्चों। मैं मैप जैसा होता है मैं बना पाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको सही से मैप बना के दे पाऊँ। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको जो मैं एक रीजन बता रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मैं रीजन बताया हूँ यहाँ पे जो ऐसे करके रीजन रहेगा हल्का सा ये तो ये कहलाता है कच्छ का तटीय मैदान। क्या कहलाता है ये? कच्छ का तटीय मैदान, ठीक है, कच्छ का तटीय मैदान। शॉर्ट में रहेगा बच्चों, समझ जाइएगा। अब मैं बात करूँगा, पेन चेंज करके इसलिए करूँगा क्योंकि सही से आपको समझ में आए। अब यहाँ पे जो रीजन रहेगा ये ऐसे करके यहाँ पे रहेगा, ये हल्का सा यहाँ पे दिखेगा। तो इसे बोलते हैं कठियावाड़ का तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? कठियावाड़ का तटीय मैदान, कठियावाड़ का तटीय मैदान, ठीक बच्चों, मैदान। अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे, फिर पेन मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। मैंने बताया ना कि मैं आपको जो है सही से, ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे हल्का सा रहेगा ये तो ये रहता है गुजरात का मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, मतलब समझ रहे बच्चों, गुजरात का तटीय मैदान। शॉर्ट में जगह कम है, शॉर्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं, आगे जो है इसके पॉइंट को देखते हैं। और यहाँ पे जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग पहले पश्चिम तटीय मैदान को, जब हमने ये सारा क्या पश्चिम तटीय मैदान है सारा, ये क्या है पश्चिम तटीय सारा मैदान। अभी तक हम लोग कच्छ का मैदान पॉइंट 1 था, दूसरा क्या था कठियावाड़ का मैदान, तीसरा क्या था गुजरात का तटीय मैदान। अब ये जो हमारा रीजन है ये पश्चिम तटीय मैदान है। इसी पश्चिम तटीय मैदान में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे, कि जो मैंने बताया था कोंकण का मैदान, मालाबार का मैदान, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस किए थे किसका, जो दूसरे उसके बात किए थे, ठीक है ना। तो सारा डिस्कस जो है हम लोग इस मैदान में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैप में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कोंकण तटीय, कन्नड़, ठीक है, मालाबार तटीय मैदान। तो ये चीज़ें जो है इसी के पार्ट में आएंगी, वो 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इस बार इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके जब हम इधर रीजन की बात करेंगे तो ये क्या पूर्वी तटीय मैदान आ जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। इसमें हम लोग पहले क्या देखे, आंध्र, एक मिनट, तो हम लोग इसमें पहले आंध्र का मैदान देख लिए थे, आंध्र तटीय मैदान। फिर पहले उत्कल का मैदान देख लिए थे, फिर आंध्र तटीय मैदान देख लिए थे, फिर क्या किए थे, मालाबार तटीय मैदान देख लिए थे, ठीक है। तो ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र का तटीय मैदान, कोरोमंडल का तटीय मैदान, हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इतना डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो बच्चों ये तो पता होगा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। ये चीज़ें आपको जो है मोटा मोटा पता होना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट तो आपको पता ही रहता है कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। तो ये भी पता हो सबसे, क्या कहते हैं, हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट में जो हमारा रहता है कि स्थल मंडल से लगा हुआ अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अंडमान के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट रहता है वो। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा पॉइंट कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व एवं पश्चिम में जो है 2 तटीय मैदान जो अवस्थित है, मैंने बताया ना प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, पेनिनसुलर इंडिया। अब मैं आपको डिस्कस करके थोड़ा बताऊंगा पेनिनसुलर क्या होता है। ऐसा रीजन जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, ये तीन ओर से, इधर से इधर से इधर से इधर से वाटर से घिरा हो, वाटर से घिरा हो। आप हमारे
क्या कहते हैं, आप हमारे जो है इंस्टाग्राम में जाइएगा, हमारा जो @विनाल, 1 मिनट, विनाल ACATEMY अकेडमी 89 आप सर्च करेंगे इसको तो आपको जो है पेज हमारा मिल जाएगा। उस पेज में आप जाइएगा, उसको फॉलो करिएगा, उसमें सारा आपको कंटेंट मिलेगा, ज्योग्राफी से सारे PDF मिलेंगे, सारे उसमें जो है पिक्चर्स मिलेंगी आपको, सारे PPT मिलेंगे, सारे उसमें पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो उसमें सारा जो हमने ज्योग्राफी टर्म होते हैं उनकी हमने जो वहाँ पे PPT शेयर की हुई है, वहाँ पे हमने पिक्चर शेयर की हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको देखिए, जाके विनाल अकेडमी विनाल अकेडमी 89। अगर नहीं आ रहा तो मैं साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ, सही तरीके से लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को जो है वो मिल जाए चीज़ें। ठीक, 1 मिनट, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ। तो विनाल AC अकेडमी 0089 तो ये चाह रहा है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से जाके जो है इसको विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है, तीनों ओर से जल से घिरा हो, तीनों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, वाटर से घिरा हो, ठीक है, वाटर हो, क्या होगा, वाटर से घिरा होगा। और ये स्थलमंडल जो कहलाएगा सकरासा, ये क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा खास नहीं इसमें। तो हाँ, तो ये मैंने पेनिनसुलर, तो वहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत की बात होती है, तो ये पूरा क्या, इधर से वाटर है, इधर सारा वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, तो तीनों तरफ से जल से घिरा हो गया, तो क्या हो गया, पेनिनसुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो वही बात कर रहा था कि भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व पश्चिम में, जब पूर्व की बात करता हूँ, पश्चिम की बात करता हूँ, तो आपको पता है, मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि कैसे आपको पूर्व पश्चिम याद करना है, कि ऊपर से नॉर्थ होता है, नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ होगा, नॉर्थ के नीचे साउथ होगा ही। इधर पाकिस्तान, जब मैप बनाते इधर पाकिस्तान रहता है ना, नल्ला पाकिस्तान रहता है, तो पाकिस्तान पश्चिम में, पश्चिम पाकिस्तान थोड़ा मिलता जुलता है, पश्चिम पाकिस्तान, तो यहाँ पे पश्चिम हो गया, पश्चिम मतलब क्या होता है, वेस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट इंडिया, ईस्ट भारत की नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टम्स रहती हैं, तो 7 ईस्ट इधर हो गया, इधर मैप में, मैप से आप याद करिए, ठीक है। तो आपको जो है चारों डायरेक्शन याद हो जाएंगी, तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे, तो आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा ये। हम बात कर रहे थे बच्चों की, जो है इसके क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या कहते हैं, दो जो प्रमुख मैदान है, जो प्रमुख तटीय मैदान है, उसमें क्या है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है। यानी क्रमशः जो है मैंने बताया था, पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इन पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय मैदान में जो है, पूर्वी तटीय मैदान मैंने बताया कि कहाँ पड़ता है, ये पूर्वी तटीय मैदान आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा, और पश्चिमी तटीय मैदान आपको पड़ेगा जाके अरेबियन सी में, ठीक है। तो इसमें हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब मैं बात करने वाला था कि इसमें जो है इनको डिवीजन कैसे किया था, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में डिवीजन कैसे होगा। तो स्वर्ण रेखा एक नदी है, से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्वर्ण रेखा एक नदी रहेगी। मैं बात करूँगा स्वर्ण रेखा नदी से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई और 5 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई के साथ क्या रहता है कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। तो स्वर्ण रेखा नदी की जब भी नाम आता है तो आप समझ लीजिएगा स्वर्ण रेखा नदी जो है ये उड़ीसा की नदी है, उड़ीसा झारखंड ऐसे यहाँ पे बहती है। तो स्वर्ण रेखा मान लीजिए नदी हो गई, स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पे जब हमने बात किया था ऐसे करके हम लोग जब डिस्कस किए थे, स्वर्ण रेखा नदी हो गई है, और यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया, कन्याकुमारी। तो ये सारा रीजन मैंने बताया था क्या कहलाएगा, ये 1500 किलोमीटर का रीजन है, 1500 किलोमीटर का, और लगभग 5 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है, ये लंबाई हो गई इसकी। तो ये क्या कहलाएगा, ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा, ठीक। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ पश्चिमी तटीय मैदान की बात करूँ, पश्चिमी घाट की बात करूँ, तो इसमें क्या रहता है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पे ताप्ती नदी रहती है, पहले समानता में ट्रिक बताया था मैं, साबरमती, माही, समानता, तो नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक रहेगा, ताप्ती नदी कन्याकुमारी तक रहेगा। ये क्या कहलाएगा, अरेबियन सी का क्या कहलाएगा, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी श्रेणी कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा, ठीक है। ये 1600 किलोमीटर लंबाई है और 25 से 60 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 25 से 60 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई जो है 5 से 15 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। ये बात भी दिमाग में रखना है, मतलब 5 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई। 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस कर दिया, 500 से 300 किलोमीटर की जो है इसमें चौड़ाई है, इसमें 25 से 6 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की, मतलब पश्चिमी तटीय मैदान जो सकरा है। अब इसकी हम थोड़ा सा उत्पत्ति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी जो है उत्पत्ति के बारे में क्या 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 कहते हैं चीज़ें बताई गई हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो गुजरात का कठियावाड़ तटीय मैदान मैंने बताया, फिर मालाबार तटीय मैदान, फिर पूर्वी तट में कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक संरचनात्मक उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब संरचनात्मक उत्थान क्या होते हैं कि एक प्रोसीजर होता है, मैं इंडियन ज्योग्राफी में जब आपको पढ़ाऊंगा
तो वहाँ पे संरचनात्मक उत्थान के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। क्या पढ़ाऊँगा? संरचनात्मक उत्थान। उत्थान जो ये तटीय मैदान बने हैं तो कैसे बने? संरचनात्मक उत्थान। तो पश्चिमी तट पर गुजरात का कठियावाड़ तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, पूर्वी का कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण नदी तक। तो मैं जो बता रहा था कि कठियावाड़ का मैदान हो गया, गुजरात का मैदान हो, कच्छ का मैदान हो गया और मालाबार का मैदान हो गया, ये सारे इनकी उत्पत्ति संरचनात्मक उत्थान से हुई है। अब पूर्वी की बात करूंगा तो स्वर्ण रेखा से लेकर पूर्वी में स्वर्ण नदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक सारा जो कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो संरचनात्मक उत्थान के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। संरचनात्मक उत्थान मतलब जो नदी, जैसे मान लो एक रहता है ना कि दो, यहाँ पे दो प्लेटें हैं और एक दूसरे की ओर चल रही हैं ऐसे करके, जब चलेंगी तो एक दूसरे में प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तो फोल्ड माउंटेन वाली प्रोसीजर मैंने बताया था कि इनमें जो है ऐसे करके जो है फोल्डिंग हो जाएगी। तो जब फोल्डिंग में ऊंचा वाला भाग जो रहेगा वो ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है ना, जो नीचे वाला भाग नीचे चला जाएगा, तो इसे संरचनात्मक उत्थान कहते हैं, ऊपर की ओर आना, ठीक है ना। और संरचनात्मक धसाव क्या कहते हैं? पश्चिमी तट मैदान में जो कोंकण से लेकर कन्नड़ तक का जो निम्न बंगाल डेल्टा के पास, अभी यहाँ पे हो गया कि कन्नड़ कोंकण वाला भाग हो गया और उसमें जो है निम्न गंगा डेल्टा के मैदान में संरचनात्मक धसाव से प्रमाण मिलते हैं। मतलब संरचनात्मक धसाव का मतलब होता है कि जैसे दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की ओर चली जाएं, इधर की ओर चली जाएं, तो यहाँ पे जो है धसाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धसाव हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक धसाव, संरचनात्मक धसाव, ठीक है बच्चे। तो संरचनात्मक धसाव के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये सारे नदियों के अवसादों द्वारा, जो नदियाँ आती हैं वो अपने अवसाद को छोड़ती हैं, अवसादों द्वारा भी इनकी उत्पत्ति हुई थी, नदियों के अवसादों द्वारा भी इनकी उत्पत्ति के नदियों के अवसादों द्वारा भी, नदियों के अवसादों द्वारा भी इनकी उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। उत्पत्ति के प्रमाण की बात हो रही है, ठीक है, अवसादों द्वारा। प्रायद्वीप में जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से प्रमाण मिलते हैं जो बंगाल की ओर। तो किस कौन कौन नदियाँ बंगाल की ओर होती हैं? समानता मतलब जो मैंने बताया था, साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये जो है अरेबियन सी की ओर बहती है, मतलब पश्चिमी की ओर बहती है। बाकी सारी नदियाँ पूर्वी की ओर बहती है, मतलब पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक है। ईस्टर्न रिवर कहलाती है, ईस्टर्न फ्लो है उनका, ठीक है, अरेबियन सी की ओर जाती हैं। तो जो ये नदियों के अवसादों द्वारा बनता है, तो ये जब जाती है नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो ये अपने साथ अवसाद लेके जाती हैं। जब अवसाद लेके जाती हैं तो क्या करती हैं, ये यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं, यहाँ पे नदियाँ गई यहाँ पे निक्षेपित कर देती है, तो यहाँ पे जो है वैसे भी मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैदान को डेल्टा कहते हैं, यह बात याद रखिएगा, डेल्टा कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पता चला गया होगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अभी तक हम लोग जो है किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चे? अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, हम लोग जो है पूर्वी तटीय मैदान को लेके चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पहला पॉइंट इसका लेते हैं उत्कल। पहला पॉइंट इसका उत्कल तटीय मैदान, इसके बारे में हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। उत्कल तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान में हम लोग पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, उत्कल तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? स्वर्ण नदी से लेकर गोपालपुर तक है। स्वर्ण नदी रेखा जो है, स्वर्ण नदी रेखा है, स्वर्ण नदी रेखा, ठीक है। स्वर्ण नदी रेखा जो कि क्या है? पूर्वी बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उड़ीसा के पास से निकलती है, ठीक है ना, उड़ीसा के पास से निकलती है नदी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहाँ तक है इसका? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर इसका जो है विस्तार जो है गोपालपुर तक, गोपालपुर एक स्थान है वहाँ तक है, गोपालपुर तक है, इसके विस्तार की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख नदियाँ आती हैं इसी मैदान में, वो महानदी है, नदी है, महानदी है, और इसके बाद अन्य नदियाँ जैसे हैं स्वर्ण रेखा नदी हो गई, बैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई। तो महानदी तो पूछता है, महानदी की सहायक नदी क्या है? स्वर्ण रेखा नदी हो गई, स्वर्ण रेखा नदी। बैतरणी हो गई, बहुत पूछता है कि बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है। और ब्रह्मा कौन सी नदी है? ब्राह्मी, ब्राह्मी भी पूछता है, ये भी याद रखेंगे, ब्राह्मी नदी। सारा हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में, नदी वाले चैप्टर में जब नदी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो इस क्षेत्र की नदियाँ हैं बैतरणी नदियाँ। प्रायद्वीप जो है इस तटीय मैदान का प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो इसमें जो है एक बंदरगाह की बात आती है, उसे पारादीप बंदरगाह कहते हैं, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। पारादीप बंदरगाह इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। तो ये भी आपको दिमाग में जो है रखना है, ठीक है ना। उड़ीसा में जो है पारादीप बंदरगाह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पारादीप बंदरगाह किस मैदान पड़ता है? उत्कल के तटीय मैदान में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ फसल क्या होती है? चावल होती है,
चावल की खेती ज़्यादा होती है क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का पार्ट रहता है, तो यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात को भी ये याद रखिएगा। तो इतना मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका तट जो है पुलीन, चिल्का इस तट का पुलीन झील है। पुलीन झील की बात मैंने कर दी थी कि ऐसी झील जो तीनों ओर से सब तरह से घर जल से घिरी हो, बंद हो, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा भाग इसका वाटर से लगा हो, मतलब वे बंगाल से इसका लगा रहता है। ये क्या कहलाते हैं? पुलिन झील। पुलिन झील, जो कि चिल्का झील बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है, चिल्का झील पुलिन झील का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चिल्का तट का जो उत्तर तटीय मैदान की बात कर रहा हूँ, पुलिन झील है। ठीक है ना, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं यहाँ पे। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, बच्चे ये भी याद रखना है। अंडमान निकोबार, गुजरात में, उड़ीसा में कुछ पाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा तो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये याद रखिएगा बात को। गुजरात में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होती है, मतलब मानसून जो होती है वर्षा, तो यहाँ पे वर्षा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं वर्षा के बारे में पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जब वर्षा होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण हो गया या पश्चिम हो गया। ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है, दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ती है तो एक क्या अरेबियन सी वाली पार्ट चला जाता है, अरेबियन सी वाले में चला जाता है, और दूसरी जो होती है बे ऑफ बंगाल वाली जाती है और यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से। और यहाँ पे केरला सबसे पहले एंटर होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बात को दिमाग में आपको रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में होता क्या है। ठीक है ना, तो मैं मानसून चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत डीप में इसको चर्चा करूँगा। ठीक है ना, तो केवल यहाँ पे जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून का समय रहता है, मतलब यहाँ पे जो मानसून रहता है उत्तर पूर्वी मानसून का समय जो यहाँ पे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, फिर भाई उत्तर पूर्वी जो लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर पूर्वी मानसून होगा, ये पूर्वी होगा। उत्तर पूर्वी मानसून का जो समय होता है यहाँ पे वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। मतलब उत्तर के मैदानों में अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वर्षा हो रही है, अगर ठंडी भी चल रही है, अगर ठंडी में वर्षा हो जाएगी तो वो लौटते हुए मानसून से वर्षा होगी। वो जो कि लौटते हुए मानसून क्या कहलाता है? उत्तर पूर्वी मानसून कहलाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून बच्चे। ठीक है, ये बात को दिमाग में रखना। उत्तर पूर्वी मानसून से लौटता, जिसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैकवर्ड मानसून। ठीक है ना, बैकवर्ड मानसून या लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ लौटता हुआ मानसून। बच्चों मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा, इसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है मानसून, सारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है समझ में आपको ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पारादीप यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। अब मैप में मैं आपको, चलिए मैं आपको पहले मैप में आपको दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है इसको जो है इरेज करूँगा और जो पहले मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। क्योंकि आपको मैप में जब आपको पता चल जाएगा मैप में, तो सारी चीज़ें आपको जो है डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो रहेगी अधिकतर इसी में हम डिस्कस करेंगे। पीपीटी में तो आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। रोज़ाना पीपीटी तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आज हम जो है थोड़ा सा जियोग्राफिकल ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने जो है हमारे ज्ञान को ही अच्छा सा मिलेगा, तब कि आपको लगेगा कि सर जो है पीपीटी से पढ़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना रीजन क्या हो गया, ये उत्कल तटीय मैदान हो गया, उत्कल तटीय मैदान। ठीक है बच्चे, अब मेरे पास सोर्सेज नहीं बच्चे, तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ना थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पेन कॉपी होता तो मैं समझाता। तो ये रीजन हो गया, उत्कल तटीय मैदान हो गया। यहाँ पे जो है स्वर्ण रेखा नदी हो गई यहाँ पे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी हो गई। यहीं आसपास क्या है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा क्या रहेगा, वो रहेगा उड़ीसा रहेगा। तो स्वर्ण रेखा नदी हो गई है। यहीं पे जो है गोपालपुर है, गोपालपुर। ठीक है, तो गोपालपुर तक इसका जो है विस्तार है, याद रखना। ठीक है ना, और इसके आगे जो बात करते हैं हम लोग, ये आंध्र का तटीय मैदान हो गया, आंध्र का तटीय मैदान। ठीक है, जब आंध्र के तटीय मैदान की हम लोग बात करेंगे तो आंध्र के तटीय मैदान में क्या रहेगा, हम लोग आंध्र तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गोपालपुर से पुलिकट झील तक कहाँ रहता है, ये गोपालपुर तक था, गोपालपुर से यहाँ तक पुलिकट झील है, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच जो बॉर्डर निर्धारित करती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। अब पुलिकट झील से लेकर फिर कन्याकुमारी तक क्या रहता है, कन्याकुमारी तक रहे क्या रहेगा बच्चे, कन्याकुमारी तक रहेगा क्या रहेगा रीजन, ये सारा रीजन क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोकण तट। ठीक है ना, कोरोमंडल तट, कोकण नहीं, कोकण उसमें रहता है दिमाग में, हाँ कोरोमंडल तट कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक बच्चे, ये कोरोमंडल तट हो गया। तो मैंने इसमें मैप में आपको दिखा दिया उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है, स्वर्ण रेखा नदी से लेके गोपालपुर तक, गोपालपुर से लेकर पुलिगढ़ झील तक ये रहेगा, क्या कहते हैं, आंध्र का तटीय मैदान रहेगा। और आंध्र के तटीय मैदान को मतलब अगर पुलिगढ़ झील से लेके और ये कन्याकुमारी तक रहेगा, कोरोमंडल तट रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नदी कहाँ पे आती है सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया है, मैप में जो है आपको दिमाग में एक चीज़ें बनी रहनी चाहिए। हम लोग उत्कल के तटीय मैदान के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आंध्र का तटीय मैदान। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आंध्र का तटीय मैदान। आंध्र का तटीय मैदान। ठीक है, तो जब आंध्र के तटीय मैदान की बात आती है बच्चे, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। बच्चे आंध्र के तटीय मैदान की बात आए तो एक पिक्चर दिमाग में बन जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक बात, एक पॉइंट है बहुत दिमाग में भी आया है, तो मैंने कहा बच्चों को बता दूं कि पारादीप जो बंदरगाह मैंने बताया था, पारादीप बंदरगाह, इस बंदरगाह को क्या कहते हैं, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। किस नाम से आता है, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया। आयरन का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया। इसे आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन आया तो हम लोग कर लेना, आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है ना, पारादीप के बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तो दिमाग में रखनी है। तो मैं एक पॉइंट बता दिया, तो मैं अब आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो गोपालपुर से पुलिगढ़ झील तक है, दक्षिण में पुलिगढ़ झील और उत्तर में गोपालपुर तक इसका विस्तार है। इसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी प्रमुख नदियाँ हैं। कृष्णा नदी और गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। अब बात करता हूँ मैं, नदी हो गया इसमें। अब नदी के बाद बात करूँगा मैं कि विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम या काकीनाडा प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीजन आप समझ रहे हो कि आंध्र का तटीय मैदान, तो मतलब समझ रहे हो कि ये उड़ीसा के बाद का रीजन आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में पड़ता है ये रीजन। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है, तो विशाखापट्टनम का मछलीपट्टनम बंदरगाह है इसमें। ठीक है, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश का है वो, विशाखापट्टनम में। और काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा। ठीक है, काकीनाडा बंदरगाह। ठीक है, तो इस बात को भी आपको दिमाग में जो है रखना है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट जो वन बाय वन आपको बताऊंगा। और जो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नाडा लिखा हुआ। ठीक है बंदे बच्चे, तो यहाँ पे जो है चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब काकीनाडा बंदरगाह में इस रीजन में क्या सबसे ज़्यादा फसल होती है, फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चावल, तंबाकू, जूट, पटसन, मूंगफली। ठीक है, तो चावल, तंबाकू, जूट, पटसन। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। चावल, तंबाकू, जूट, पटसन। यहाँ पे जो है अब मूंगफली जो अब इसमें ठंडी में खा रहे हैं बच्चे, वो यहीं से आती है सबसे ज़्यादा, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली भी होती है। ये मैंने बताया, कोलेरू और गोदावरी कृष्णा के मध्य क्या क्या है, एक डेल्टा है। कोलेरू क्या है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के मध्य बसा हुआ है, कोलेरू झील है। ठीक, तो क्या गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के मध्य अवस्थित एक डेल्टा झील है। तो पूछता है कि कोलेरू क्या है, पुलिकट झील हो गई। कोलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। पूछता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि कोलेरू झील कहाँ है। ठीक है ना, तो ये पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा बच्चे यहाँ पे कि कोलेरू झील की बात करता है। कोलेरू झील, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, पूछता है प्रश्न। ठीक है, ये एक डेल्टा झील है। कैसी झील है, डेल्टा झील है बच्चे, डेल्टा झील है बच्चे ये। आगे बात करता हूँ मैं, और ये किसके किसके बीच है, गोदावरी व कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी की डेल्टा के द्वारा अवस्थित झील है। ठीक है ना, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद जो डेल्टा बनाया जाता है उसके द्वारा ये झील का निर्माण होता है। ये बात याद रखिएगा, गोदावरी नदी और डेल्टा नदी के डेल्टा के द्वारा, ठीक है। कोलेरू झील बहुत इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट है। अधिकांश वर्षा जो यहाँ पे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, मैंने बताया था कि यहाँ पे भी जो वर्षा होती है, वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, मैं बार बार नहीं बताऊंगा दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, अभी बता दिया था मैंने, ठीक है। वर्षा, एक मिनट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक बच्चे। इस पेज को मैं खास साफ करूँगा, पहले पेन चेंज करूँगा मैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक बच्चे। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, क्योंकि कुछ वर्षा जो होती है लौटते हुए मानसून से भी होती है, ठीक है। दक्षिणी आंध्र के तट पर शीतकालीन वर्षा भी होती है। तो यहाँ पे शीतकालीन वर्षा क्या होती है, लौटते हुए मानसून से शीतकालीन वर्षा भी होती है, तो शीतकालीन वर्षा भी होती है। तो यहाँ पे जो जलवायु होता है समकारी जलवायु का प्रदेश है, मतलब समान जलवायु रहती है, समकारी जलवायु का प्रदेश है, समकारी जलवायु प्रदेश है, समकारी जलवायु का प्रदेश है। मैंग्रोव वन यहाँ पे भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक बच्चे। तो यहाँ पे भी कुछ मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ, अपना लास्ट पॉइंट जो है कोरोमंडल तट की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, कोरोमंडल तट की बात करते हैं, जो लास्ट है, ठीक है। अब कोरोमंडल तट की बात करते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक बच्चे। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट। उत्तर में पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पेन्नार और पलार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी इस तट की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है ना। कावेरी की जो सहायक, कावेरी फेमस नदी, मुख्य नदी रहेगी वो कावेरी रहेगी। इसके बाद अन्य नदियाँ जब आएंगी, अन्य नदियों में अन्य की जब बात होती है तब वहाँ पे जो है इसके नाम आएगा, किसका नाम आएगा, ताम्रपर्णी नदी का आएगा। पेन्नार नदी, पूछता है कि पेन्नार नदी कहाँ पे है, तो ये दक्षिण में ये पेन्नार नदी हो गया, पलार नदी हो गया, वैगाई, ताम्रपर्णी, वैगाई नदी, और इसके बाद ये लास्ट नदी है ताम्रपर्णी, ठीक है बच्चे, याद रखें ताम्रपर्णी नदी होगी। तो ये सारी क्या है, नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर न्यू एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन इस तट की प्रमुख बंदरगाह हैं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह याद रखिएगा, तूतीकोरिन पूछता है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन हो गया, ठीक बच्चे। और न्यू एन्नोर, ये सारे दो क्या हैं इसके, तूतीकोरिन, न्यू एन्नोर इसके बंदरगाह हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है दिमाग में रखना है बच्चे, तूतीकोरिन, न्यू एन्नोर इसके बंदरगाह हैं। तो ये पूछता है कि तूतीकोरिन, न्यू एन्नोर किस तटीय मैदान में पड़ते हैं, तो कोरोमंडल तटीय मैदान में, कोरोमंडल तल में मतलब ये मैदान पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेती होती है, सबसे प्रमुख खेती होती है वो होती है कि चावल और ताड़ की। तो चावल और ताड़ की खेती होती है, किसकी खेती होती है यहाँ पे, मैं बात करूँगा अब यहाँ पे, हाँ मैंने बता दिया आपको बच्चे। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोरोमंडल में कि चावल और ताड़ की खेती होती है, चावल ताड़, वहाँ पे ताड़ होता है, ताड़ की खेती होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, वर्षा लौटते हुए मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु, पूछता है प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पे समकारी जलवायु वाला प्रदेश है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा जो होती है यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट है, उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। मैंग्रोव वन कॉमन है चीज़, और समकारी जलवायु प्रदेश, समकारी जलवायु प्रदेश। तो ये चीज़ें जो हैं बेटा कॉमन है। तो मैंने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बचा हुआ है। तो पश्चिम तटीय मैदान को जो है हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान को हमने डिस्कस कर लिया है, पूरा देख लिया है। अब हम जाके थोड़ा पीपीटी के माध्यम से भी देख लेते हैं पॉइंट, क्योंकि ये तो मैंने बताया है, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। पीपीटी के माध्यम से आपको एक दिमाग में रहेगा कि आपको कैसी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको जो है दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पीडीएफ में जो है एक पॉइंट और था
कि जो मरुस्थल होता है थार का, क्योंकि हम मरुस्थल तो इतना बड़ा क्षेत्र है नहीं है, छोटा सा क्षेत्र है थार का मरुस्थल, लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सबसे अधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में रहती है, तो थार के मरुस्थल में रहती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमारे भारत का थार का मरुस्थल राजस्थान का। तो थार के मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग मैदान के बारे में जानेंगे पीपीटी के माध्यम से, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं और पीपीटी को जो है देखते हैं। तो बच्चा हम लोग पीपीटी में आ चुके हैं और पीपीटी में हम लोग जानते हैं कि ये मैदान के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। अरावली जो पर्वत श्रेणी हमने बताई थी, ऐसे करके जो बताई थी, इसके जो है पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। ये उत्तर दक्षिण तो पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना, पश्चिम में स्थित है। और ये वेस्ट छाया प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? वेस्ट छाया प्रदेश है, मतलब रेन शैडो रीजन है। 25 किलोमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ मरुस्थल है। 25 किलोमीटर नहीं, सही 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए क्या ये मरुस्थल है, डिजर्ट है, ठीक है ना बच्चे। वेस्ट छाया प्रदेश है, रेन शैडो एरिया है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है यही। विश्व का सर्वाधिक, मैंने पॉइंट बताया था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, पूछता है कई बार एग्जाम में आया कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल यही डिजर्ट है, थार का मरुस्थल। 50 सेंटीमीटर से सम वर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं उत्तरी मैदान से अलग करती है। तो यहाँ पे एक रेखा है 50 सेंटीमीटर, जो एक सम वर्षा रेखा कहलाती है, जहाँ पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है। तो ये क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान से इसको अलग कर देती है। एक सम वर्षा लाइन है, सम रेन लाइन है, जो इसको अलग करती है थार के मरुस्थल को, ठीक है। अंतः प्रवाही है, इसमें जो नदियाँ होती हैं, लूनी और इसकी सहायक नदियाँ जावई और बंदी सुकाई, ये क्या है, इसकी अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम जो है जान लेते हैं। तो इसकी लूनी और जो है सहायक नदियाँ जवाई, बंदी, सुकाई, ठीक है। लूनी सबसे प्रमुख नदी है। प्रमुख स्थलाकृति जो बनती हैं, बालुका स्तंभ, रेत के टीले, जुजैन, मशरूम चट्टान, ये सारे इसके जो है पवन के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्थलाकृति जो बनती है, पवन स्तंभ बनते हैं, बालुका स्तंभ, रेत के टीले, जीवजेन पूछता है और मशरूम चट्टान पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे खारे पानी जो झील है, सांभा है, डिडवाना है, कुचामन है, ताल छापर है। अभी मेरे इस बात में एक दिमाग आई कि बच्चे, लगता है मैंने इसको जो है पिछले वाली पीपीटी में जो है इसको डिस्कस कर लिया था। कोई बात नहीं बच्चे, अगर हमने इसमें जान लिए हैं कुछ नई चीज़ें, दोबारा हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। मुझे मेरे दिमाग में अभी चीज़ आई, क्योंकि मैं काफ़ी बनाता रहता वीडियो, तो मेरे दिमाग में भी स्किप कर जाती हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन याद रखिएगा, सांभर, डिडवाना, कुचामन और ताल छापर झील जो है इसकी यहाँ की जो है खारे पानी की झील है राजस्थान की। आगे एक पॉइंट में जो हम लोग आज पढ़े हैं उसको डिस्कस करते हैं। तटीय मैदान के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में इस मैप के द्वारा जान लेते हैं। थोड़ा सा ये मैप देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैप। उत्कल का तटीय मैदान हमने बात किया था, आंध्र का तटीय मैदान हमने बात किया था, और यहाँ पे कोरोमंडल का तटीय मैदान हमने बात कर लिया था, ठीक है। तो उत्कल का तटीय मैदान और आंध्र के तटीय मैदान के जो मतलब उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, उत्तरी सिरकार का मैदान बोलते हैं। उत्तरी सिरकार का मैदान बोलते हैं, बच्चे याद रखना। उत्तरी सिरकार में आंध्र तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान दोनों आता है, ये दोनों के मिक्स से उत्तरी सिरकार का मैदान बनता है, ठीक है। अब कठियावाड़ का मैदान यहाँ पे था, कुकुड़ मैदान, मालाबार मैदान, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया था, तो हम लोग पिछले बार अभी जो है आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक क्या होता है, संकीर्ण जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें ही कहते हैं, ठीक है ना। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक लंबाई इनकी 6100 किलोमीटर है। निर्माण इनका क्या हुआ, निमज्जन से हुआ, सागरीय नदियों के निक्षेपण से हुआ है। निमज्जन मैंने बताया था धसाव, ठीक है, उत्थान और धसाव से। निमज्जन क्या होता है, सबमर्ज से, मतलब धसाव, कोई चीज़ आ गई धसाए तो अंदर चला गया, सबमर्ज हो गया, उससे हुआ है। सागरीय और नदियों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। जो नदियाँ ये निक्षेपण मतलब अवसादों के निक्षेपण से। सब डिवीजन की बात करते हैं इनमें, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये है इसके वेस्टर्न कोस्ट प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वर्गीकरण की बात करते हैं इसके, तो पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात आता है, कोकण आता है, कन्नड़ आता है, कर्नाटक आता है और केरल मालाबार आता है, याद रखिए। तीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो गुजरात में हमने कठियावाड़, कच्छ की बात करी थी, कठियावाड़ की बात करी थी, और जो है इसमें खंभात की बात भी कर लेंगे हम, ठीक है, खंभात। अब कोकण में हमने बात कर लिया था, कोकण कन्नड़ कर्नाटक में आता है और केरल मालाबार में आता है, याद रखिएगा। उत्कल के मैदान की बात करी थी, आंध्र प्रदेश की उत्कल और आंध्र का मैदान कहलाता है उत्तरी सिरकार का मैदान कहलाता है, उत्तरी सिरकार का मैदान कहलाता है, उत्तरी सिरकार का मैदान, उत्तरी सिरकार का मैदान, ठीक है बच्चे। इस बात को भी दिमाग में जो है रखना है बच्चे। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग बात करते हैं पश्चिम तटीय मैदान, जो कि आज हम लोग डिस्कस क्या किए थे बच्चे पीपीटी में, इस तरह से है। हम लोग आज पर्वतीय
पूरी तटीय मैदान के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चे, तो किसके बारे में डिस्कस किए थे बच्चे? पूरी तटीय मैदान के बारे में हम लोग, पूरी तटीय मैदान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो हम लोग आज पढ़े थे। तो गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के मध्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही बच्चे की कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बात करते हैं हम लोग गंगा के मुहाने, जहाँ से गंगा हुगली नदी से होकर पद्मा नदी कहलाती है, बांग्लादेश से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जब गंगा नदी यहाँ पे एंटर कर जाएगी तो वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के, इधर पूर्वी घाट हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इसके बीच में स्थित है। ये बात भी याद रखिएगा, इधर पूर्वी घाट रहेगा इधर, और इधर बे ऑफ बंगाल रहेगा। तो इस बात को भी आपको जो है दिमाग में रखना है। ठीक बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी निक्षेपण से बना है मैदान। ठीक है, 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के निक्षेपण से बना है। डेल्टा व चौड़ा मैदान है, चौड़ा मैदान सारी बताई थी मैंने। चक्रवातों द्वारा प्रभावित रहता है क्षेत्र, याद रखना, काफ़ी चक्रवात आता है। लैगून झील मैंने बताई थी, चिल्का उड़ीसा सबसे बड़ी झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर बनाती है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर बनाती है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट झील है पुलिकट झील। और चिल्का झील की हम लोग बात कर लिए थे, लैगून झीलें हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई थी। प्रमुख उपभाग मेजर सब डिवीजन की बात किया था, लेकिन यहाँ मैप देख लेते हैं कि उत्कल कोस्ट रीजन है, जो चिल्का लेक यहीं पे है, नॉर्दर्न सिरकार है, आंध्र प्रदेश कोस्ट है, पुलिकट लेक यहीं पे पड़ती है, और यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, जिसे पयान घाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पयान घाट भी बोलते हैं। और ये कोस्टल लाइन ऑफ इमरजेंसी यहीं पे दिखता है आपको। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई गई यहाँ पे ये। ठीक है बच्चे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैप में भी आपको जो है सॉल्व कर दी गई, मैंने वहाँ पे भी आपको दिखा दिया था। अब बात करते हैं उत्कल के मैदान को, उत्कल कोस्ट की बात करते हैं। गंगा नदी के, नदी से महानदी डेल्टा तक इसका है। कहाँ तक? गंगा नदी का जो डेल्टा है और महानदी का डेल्टा है, इसके बीच का क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि हमने बात किया था कहाँ से, स्वर्ण रेखा से लेके, और यहाँ पे किसकी बात करी थी हम लोग, गोपालपुर तक। तो ठीक है, ये भी रीजन होता है। और दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं कि हम लोग का जो है गंगा नदी के डेल्टा से लेके महानदी के डेल्टा तक है। 35 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा प्रायद्वीप पठार से अलग करता है। 75 सेंटीमीटर 75 मीटर की जो समोच्च रेखा होती है, कंटूर लाइन होती है। कंटूर लाइन क्या होती है? जो एक रीजन, जैसे मान लो कोई यहाँ बड़ा क्षेत्र है, छोटा पहाड़ है, पठार है, ऊपर बड़ा पठार है, ऊंचा पठार, इन लाइन को सब मिलाने वाली जो एक लाइन होती है, क्या होती है? काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है। वही कंटूर लाइन होती है, जो बताती है कहाँ पे कौन सा रीजन है, कहाँ पे मैदान है। ठीक है ना, तो वही कंटूर लाइन होती है बच्चे। तो वो क्या होती है? 75 मीटर की जो समोच्च रेखा है, कंटूर लाइन द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से इसको अलग किया जाता है। जब प्रायद्वीपीय पठार रहेगा, इससे जो है इसको अलग किया जाएगा, ये क्या कहलाएगा? समोच्च रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब पारादीप बंदरगाह है, चिल्का झील है, अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, जिससे पहले क्या हैवलर द्वीप कहा जाता था, उसे अब क्या कहा जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, जो है कि बहुत बड़ा जो है अपना चांदीपुर उड़ीसा में जो है, वही क्षेत्र में क्या पड़ता है अपना, एक जो है डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र है, परीक्षण केंद्र है। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह, ये भी याद रखिए। अब उत्तरी सरकार की बात करता हूँ। उत्तरी सरकार गोदावरी नदी और मध्य महानदी के मध्य। ठीक है ना, गोदावरी नदी और मध्य महानदी के मध्य, जो हम लोग गोपालपुर बहरामपुर से पुलिकट झील के मध्य है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी सरकार भी है, नॉर्दर्न गवर्नमेंट जो है ये रहता है बिटवीन गंगा और महानदी के बीच में। अब आंध्र प्रदेश के काकीवाड़ा की बात करते हैं, तो गोदावरी नदी और डेल्टा नदी, तो गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पुलिकट लैगून झील, पुलिकट झील है, मैंने बताया था लैगून एक झील, ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर बनाती है। कोलेरू मीठे पानी की झील यहीं पे है। ठीक है ना बच्चे, याद रखिएगा, कोलेरू मीठे पानी की झील है, कोलेरू याद रखने का, ये एक डेल्टा झील है। पुलिकट लैगून झील है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, बंदरगाह यहाँ पे विशाखापट्टनम में, काकीनागा मैंने बताया था, मछलीपट्टनम से मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। श्रीहरिकोटा यहाँ पे द्वीप भी है, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा यहाँ पे द्वीप भी, जो कि प्रक्षेपण केंद्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहरामपुर से पुलिकट झील के मध्य इसका विस्तार है। बहरामपुर से पुलिकट झील के मध्य, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में लैगून झील है। ठीक है, कोलेरू जो है कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा से बनी हुई एक डेल्टा झील है, जो मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोरोमंडल तट की बात करते हैं हम लोग बच्चे। पुलिकट से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उमज्जन क्रिया मतलब इमरजेंस द्वारा इसका जो है उत्पत्ति हुई, मतलब इमरजेंस मतलब ये फोर्स, कौन सा फोर्स? ये तनाव मूलक बल के द्वारा, जब दोनों हटे तो इमरजेंस हो गया, ऊपर की ओर कोई चीज़ उठ के आ गई। ठीक है बच्चे, लौटते हुए मानसून से यहाँ पे जो है वर्षा होती है, मैंने बताया था कि लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, और सिल्ट फसल होती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं। तो ये
CI कोटा यहाँ पे रीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पुलिकट लेक ये हो गई, पुलिकट लेक बच्ची, पुलिकट लेक हो गई ये, पुलिकट लेक को लेगुन लेक क्योंकि चारों ओर से बंद है। यहाँ से मैंने कहा एक तरफ से सिर्फ खुला हो, तो थोड़ा यहाँ से खुला हुआ, चारों तरफ से बंद है ये, तो ये पुलिकट लेक हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। चिल्का लेक ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उसे हैवलॉक द्वीप था, बाद में इसका बदल दिया गया, नाम ऐसे कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा ये, ठीक है। भारत के द्वीप समूह के बारे में आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग जो है यहाँ तक हम लोग बच्चे बात देखते हैं, और आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट की, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो किसके बारे डिस्कस कर चुके हैं, पूर्वी तटीय मैदान की, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग जान चुके हैं बच्चे, बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा बच्चे, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, शेयर भी करिएगा बच्चे, सबको शेयर नहीं करना भूलना है, अपने भाई बहनों सबको शेयर करिए आप, शेयर करना है आपको बच्चों। नया चैनल है, आप उसको मोटिवेट करिए, आपकी मोटिवेशन से हमको मोटिवेशन मिलता है। हमारा आज का टारगेट रहेगा कि आप 100 लाइक्स तो बनती है कि 100 लाइक होनी चाहिए, 100 लाइक्स का टारगेट है बच्चे। अगली क्लास फिर आएगी जब 100 लाइक्स हो जाएंगे। टेक स्वार्थ भाव समझ लीजिए, जो भी समझिए, लेकिन हमारी क्लास ऐसी आती रहेगी। इसके लिए मैं मानता हूँ कि आपका प्यार है, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, देखिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास साबित होगी, आप श्योर इसको देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यहीं पे हम लोग इसका एंड करते हैं, ठीक है।